हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साहिब नगर पुलिस स्टेशन, मुझे इंस्पेक्टर सूरज राजपूत से बात करनी है। बोलिए ओम प्रकाश जी। जी, वो संदीप के कातिलों का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो नहीं, तहकीकात चल रही है। आप कुछ मदद करना चाहते हैं क्या? जी हाँ, मतलब नहीं, बस ऐसे ही जानना था। जानना तो हमें भी है और हर हालत में जान के रहेंगे कि संदीप राठौड़ का कत्ल किसने किया। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमें कुछ बताना चाहते हैं या बताने वाले थे, लेकिन बता नहीं रहे। जी नहीं, कुछ बताना होता तो बता देता। बहुत जल्दी हम आपको ये बता देंगे कि संदीप राठौड़ का असली कातिल कौन है। ये केस प्याज के छिलकों की तरह खुलता चला जा रहा था। वर्तमान की तहकीकात अतीत की किसी साजिश को बाहर लाने वाली थी, लेकिन अतीत का कोहरा भी कुछ कम गाढ़ा नहीं था। सर, आशीष सबरवाल और सुजीत पुरी, ये दोनों इंदौर की सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं। क्या बात कर रहे थे संदीप राठौड़ के बारे में? सर, कुछ ठोस तो पता नहीं चला, लेकिन संदीप के कत्ल की खबर को लेकर परेशान जरूर थे। कुछ बात तो हो रही थी कि शायद अगला नंबर उनका हो सकता। अजय राजावत का संदीप से कोई कनेक्शन निकला नवीन? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। जलेबी की तरह गोल गोल बातें कर रहा है। कह रहा है जैसी करनी वैसी भरनी। ये हमारी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का नहीं, कुदरत का नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। उसकी बातों से बदले की बू आ रही है। नवीन, एक काम करते हैं, उन दोनों कैदियों से मिलते हैं। कोई ना कोई अहम सुराग जरूर मिलेगा जो कल और आज को जोड़ेगा। चलो तुम दोनों कुछ बताएंगे कहाँ जाके? बताएंगे। संदीप राठौड़ से तुम लोगों का क्या रिश्ता था? सर, हम लोग दोस्त थे एक जमाने में। वो भी 7 साल पहले साहब। उसके बाद कभी मिले नहीं और अब तो मिलेंगे भी नहीं। और अब तुम्हें डर है कि संदीप राठौड़ से तुम्हारी बहुत जल्द मुलाकात होगी ऊपर जाके। अपनी जान की फिक्र है तुम्हें? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अब किसने कहा आपसे? तुम लोगों के चेहरे कह रहे हैं। जेल की दीवारें तुम लोगों के लिए पत्थर की होंगी, हमारे लिए कागज की है। तुम दोनों की खामोशी भी सुन सकते हैं। हमने पहले ही कहा था, हम उसे जानते थे। एक ही लाइन थी हमारी, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के डीलर थे हम लोग। और संदीप अच्छा बंदा था। उसके खून के बारे में सुनकर तो हमें बहुत धक्का लगा। क्यों? तुम लोग जानते हो खूनी कौन है? हमको कैसे पता चलेगा सर? हम तो यहाँ जेल में सड़ रहे हैं। तुम लोग अभी एक जुर्म की सजा काट रहे हो। ये मत सोचना कि दूसरे जुर्म की सजा नहीं काटोगे। अगर मुझे पता चला कि संदीप राठौड़ के कत्ल से तुम्हारा कोई भी ताल्लुक है तो जेल में सिर्फ सड़ोगे ही नहीं, गलोगे, तिल तिल कर गलोगे। नहीं सर, हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, माँ कसम सर। हमें तो सिर्फ अपनी जान की फिक्र है। मैं तुम लोगों से पहले भी पूछ चुका हूं, तुम लोगों को अपनी जान की फिक्र क्यों है? क्योंकि सर, हमें लगता है ये ललित का बदला है। कौन ललित? कौन ललित? ललित रजावत। सर, ये दोनों आशीष और सुजीत किसी ललित रजावत के खून की सजा काट रहे हैं। पर इसका संदीप राठौड़ मर्डर केस से क्या ताल्लुक? सर, डायरेक्ट ताल्लुक तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये ललित रजावत अजय रजावत का बड़ा भाई है। और अजय राजावत का मानना है कि जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, आशीष सब्बरवाल और सुजीत पुरी ने ही मेरे ललित भाई साहब को मरवाया था। वही जो 7 साल की सजा काट चुके हैं और 7 साल की सजा बाकी है। जी। तो फिर संदीप राठौड़ को किस बात की सजा दी गई? वो भी सजाए मौत। ये कुदरत का नियम कैसे लागू हो गया उस पर? आपने अभी तक इस केस की काफी तहकीकात की होगी और ये तो जान गए होंगे कि संदीप राठौर ने धंधे में दोस्तों से ज्यादा दुश्मन बनाए थे। किसी एक ने पलटवार कर दिया होगा। हो गया ना कुदरत का नियम। ये पलटवार किसने किया मिस्टर राजावत? ये आप तय कीजिए सर। आप मुझे क्या समझते हैं, खूनी या आपका खबरी? हम आपको जो भी समझ रहे हैं पर समझ जरूर रहे हैं। और ये जो आपने अभी हंसी थी ना, इसे दोबारा मत देना। यहां पे कोई चुटकुले नहीं सुना रहा है। 2 मर्डर हुए हैं, एक संदीप राठौड़ का और एक 7 साल पहले आपके भाई ललित रजावत का। अब सीधे सीधे मुझे ये बताइए, क्या संदीप राठौड़ ने आपके भाई ललित रजावत को मरवाया था? मुझे क्या मालूम,
कानून ने आशीष सब्बरवाल और सुजीत को सजा दी। वो दोनों इस कत्ल के मास्टरमाइंड थे। मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पता, और मैं जानकर करूंगा क्या? ललित भाई साहब तो वापस नहीं आने वाले ना? जी, वही दो थे, आशीष और सुजीत। उन दोनों ने ललित रजावत का कत्ल करवाया था। लेकिन क्या ओम प्रकाश जी? वो ललित का भाई अजय हमेशा से दावा करता रहा है कि असली कातिल संदीप है। अच्छा, और ऐसा दावा करने की कोई खास वजह? संदीप और ललित की बड़ी गहरी रंजिश थी एक दूसरे से। बढ़िया है, इतने दिनों बाद आप ये बात बता रहे हैं। मैं गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहता था सर। वैसे भी आशीष और सुजीत को तो सजा हो ही चुकी है, सब कुछ साबित भी हो चुका था, केस भी खत्म हो चुका था, और अब तो 7 साल हो गए सर। मुझे लगा कि बात वहीं खत्म हो गई थी। बात खत्म हो गई? कैसे? कैसे मतलब? जैसे हुई। आशीष और सुजीत अपनी अपनी सजा काट रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी जिंदगियों को लौट गए हैं, बात खत्म। कैसे खत्म अजय जी? अनकई बातें कैसे खत्म हो सकती हैं? आपने हमें बताया नहीं कि आपके भाई ललित और संदीप राठौड़ के बीच रंजिश थी? हाँ थी, लेकिन ना तो अब ललित भाई साहब जिंदा हैं, ना ही संदीप राठौर, तो जाहिर सी बात है रंजिश भी नहीं रही। लेकिन एक ख्वाहिश तो जिंदा थी, बदले की ख्वाहिश। आपको इस बात का शक था कि संदीप राठौड़ आपके भाई का हत्यारा है। मुझे कोई शक वक नहीं था, मुझे पूरा यकीन था कि मेरे भाई का कातिल संदीप राठौर ही है। लेकिन कानून का जो फैसला था, मैं उसके आगे कुछ नहीं कर सकता था। मैं कह रहा हूं आपसे, संदीप राठौर ने मेरे सामने मेरे भाई को मारने की धमकी दी थी, वही असली कातिल है सर। देखिए अजय जी, हमारी इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो रही है। सुजीत और आशीष के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुके हैं, दोनों को कोर्ट में पेश कर रहे हैं। तो आप संदीप राठौर को भी पेश करो ना। बिना किसी सबूत के हम किसी को भी कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। हमने संदीप की पूरी छानबीन की, उसका आपके भाई के मर्डर से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं दिख रहा है। मेरे पास कोई सबूत नहीं था सर, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे ललित भाई साहब के मर्डर के पीछे सबसे बड़ा और मजबूत हाथ संदीप राठौर का था। रंजिश किस बात को लेकर थी दोनों के बीच? अफसरों को घूस खिलाई तूने। अंगूर खट्टे हैं संदीप राठौर, तुम तमीज से हारना क्यों नहीं सीख लेते भाई? तमीज से तुम खेलना नहीं जानते तो मेरे हारने का सवाल ही क्या पैदा होता है? रोना बंद करो संदीप राठौर, ये कोई गली क्रिकेट का मैच नहीं है। हमने बाकायदा टेंडर भरा था, तभी हमें बस डिपो का कॉन्ट्रैक्ट मिला। सब कुछ कानूनी और जायज था। क्या जायज था? क्या जायज था? जबकि तुम भी जानते हो कि मेरा कोटेशन सबसे कम का था। मैं ये भी जानता हूं कि तुमने घूस खिलाकर सभी टेंडर्स की कोटेशन पता की और उसके बाद सबसे कम का टेंडर भरा। तुम्हें क्या लगता है चाहे तुम ही चल सकते हो संदीप? गलत काम करना कोई तुमसे सीखे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक मिनट अजय, ललित, ये बात तो तुम भी मानोगे कि टेंडर पाने के लिए तुम लोगों ने गलत तरीका अपनाया। एक बार टेंडर जमा होने के बाद तुमने चोरी छुपे उसकी कोटेशन चेंज कर दी है? चोरी छिपे हम कोई काम करते ही नहीं, बाकायदा फीस भर के टेंडर वापस लिया, कोटेशन चेंज करके रीसबमिट किया। लेकिन कोड चेंज करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? मैं बताता हूं, तुमने चूहों की तरह मेरे टेंडर को कुतरा, उसे पढ़ा जो कि सबसे कम का था, उसके बाद अपना कोड पेश किया। ये मनगढ़ंत है, ये असली बिजनेस करने वालों का असली ऑफिस है। यहाँ सब कुछ कानून और उसूलों के साथ किया जाता है। एक टेंडर हाथ से जाने के बाद मैं हार नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके बाद हमारे बीच जो होगा ना, वो किसी जंग से कम नहीं होगा। जंग लड़नी है तो पहले सिपाही बनो, सामने से वार करो। क्यों विरोधी के घर में आकर रुदालियों की तरह सीना पीटने से कुछ नहीं होगा। सीना कौन पीटेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं आगे की नहीं सोचता, मैं आज का सच देखता हूं, और आज का सच ये है कि हम जीते और तुम्हारे। संदीप, सुना तूने? हाँ, सारे धंधे वालों ने सुना है, नए म्युनिसिपल हॉस्पिटल के कॉन्ट्रैक्ट का ना। ये कमीना ललित राजावत और गंदा खेल खेल रहा है, जिसकी वजह से तेरा बिजनेस कट रहा है और तुझे घाटा हो रहा है, और तेरी वजह से मुझे घाटा हो रहा है। मेरे सिविल वर्क्स ठेकों के तो बैंड बज रही है। संदीप भाई कुछ कर। कुछ करो क्या मतलब है आशीष? ये ललित राजावत सिर्फ मेरा सरदर्द है क्या? ठीक है, हम दोनों का सरदर्द है, पर भाई अगर हमने कुछ नहीं किया ना तो बहुत जल्दी हम सड़क पर आ जाएंगे। इस साल का 7वां बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जो ललित ने घूस खिलाकर हासिल कर लिया। मारो या मरो वाली बात आ गई है। आशीष,
मरेंगे नहीं, मारेंगे। भैया आज म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस गया था, पता है कौन टकराया वहाँ? वरुदाली, संदीप राठौर। आपको कैसे पता? इस शहर में हर आदमी हमसे मिलता है, सिर्फ वही है जो हमसे टकराता है। दरअसल उसने ठान लिया कि वो हमसे सिर्फ टक्कर लेगा। बहुत गुस्से में होगा वो। हाँ भैया, आग बबूला। दरअसल वो पूरी तरह से भ्रमित है। उसे लगता है कि उसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि मैं रिश्वत खिलाता हूँ, जबकि अजय ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जो कुछ भी करता हूँ वो कायदे और कुदरत के नियमों के दायरे में रहकर करता हूँ। हमेशा कायदे और कुदरत के नियम से चले भाई साहब। और उन्हें मिला क्या? मौत। और आपने संदीप राठौर को मौत दे दी। नहीं सर, अगर कुछ करना होता तो मैं तभी कर देता, लेकिन वो मेरे भाई साहब को कभी गवारा नहीं होता। मैं उनके असूलों पर चलता हूँ। मेरे पिता समान थे वो, उन्हें ये बदला खून खराबा बिल्कुल गवारा नहीं था। ललित राजावत की मौत के बाद संदीप राठौर का बिजनेस काफी आगे बढ़ा। कितना भी आगे बढ़े सर, आखिर में पहुंचना तो वही है, शमशान घाट। हाँ, इस बात का अफसोस रहा मुझे कि मेरे भाई का कातिल डंके की चोट पर सरेआम घूमता रहा और उसके वो दो चट्टे बट्टे साथीदार अंदर हुए। अब मैं कर भी क्या सकता था? ये अजय राजावत बहुत फिल्मी बातें कर रहा है, आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है शायद। इसका पूरा चिट्ठा निकलवाता हूँ सर। 7 साल पहले से लेकर आज तक के सारे रिकॉर्ड, सारे लफड़े निकलवाओ। इसकी फैमिली, बिजनेस, दोस्त, अफेयर, सब कुछ। एक एक दिन का रिकॉर्ड चाहिए मुझे। इसके कल का सच आज के झूठ को पकड़वाएगा। संदिग्धों की कतार बढ़ती जा रही थी। लक्ष्मण सकलानी, जयदीप कोठारी, फिर उज्जवल पांडे। इनके अलावा थे संदीप के 2 बिजनेस राइवल्स, राजेश सक्सेना और दिनेश बगरी। इस लंबी लिस्ट में अब शामिल हुआ था अजय राजावत का नाम, जिसके बड़े भाई ललित राजावत का कत्ल हुआ था और जिसे संदीप राठौर ने बर्बाद करने की धमकी दी थी। क्या यह कत्ल कई अलग अलग लोगों के बीच एक साजिश का चक्रव्यूह था जिसमें पुलिस घुस नहीं पा रही थी, या फिर पुलिस इसमें दाखिल तो हो चुकी थी लेकिन मुजरिम के साथ बाहर निकल नहीं पा रही थी? क्या था इस चक्रव्यूह से निकलने का पासवर्ड? वो कौन सी कड़ी थी जो इस षड्यंत्र के पिटारे की चाबी थी? झूठ है, सरासर झूठ है। संदीप को तो ललित राजावत के मर्डर के बाद बहुत बड़ा धक्का बैठा था। अरे वो तो आंखें नम हो गई थी उनकी। आंखें नम हो गई थी। आंसू तो खुशी के भी होते हैं रश्मि जी। जी नहीं, ललित के मर्डर के बाद संदीप बहुत परेशान रहने लग गए थे। वो तो रहना ही था, क्यों नहीं रहते? उनके 2 साथीदार अंदर जो हो गए थे, अजय से पलटवार का डर था। हाँ या ना? मैंने कहा ना, नहीं। वो तो इस सबसे बहुत दुखी थे। बात तो तुम सही कर रहे हो रश्मि, क्या करे, धंधा ही ऐसा है। गला ना काटो तो खुद हलाल हो जाओ। ऐसी डरावनी बातें मत कीजिए। मैं नहीं चाहती कि आपके साथ भी वैसा कुछ हो जैसा वो ललित राजावत के साथ हुआ है। सच कहता हूं रश्मि, ललित की मौत को मुझे बहुत बुरा लगा। हाँ, मैंने उसे धमकाया था गुस्से में। एक तरह से वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन मैंने उसकी मौत कभी नहीं चाही थी। पर अब उसका भाई अजय, वो मुझे कातिल समझ रहा है। गलत फहमी है उसे। तो उससे मिलकर गलत फहमी दूर कर दीजिए ना। धमकियों के लिए उससे माफी मांग लीजिए, और अगर उसे कुछ देना पड़ जाए बिजनेस में तो दे दीजिए। देखिए, आप हैं तो मैं हूं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, प्लीज इस बात को आगे मत बढ़ाइए। जब तुमने कुछ किया ही नहीं संदीप राठौर, तो माफी किस चीज की मांग रहे हो? तुमने जो कहा था तुमने कर दिया। अजय, मेरा यकीन मानो, सच में मैंने कुछ नहीं किया। उस वक्त मैंने गुस्से में जो भी बोला वो तो शब्द थे। असल में ऐसा कुछ मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। एक बात मैं कह रहा हूं, देखो ये किसी और का किया करा है, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे नाम का जहर घोला जा रहा है। दिल की तो तुम बात ही मत करो राठौर।
ये जो तुम्हारा दिल है ना, ये एक दिन फटेगा, चूर चूर होगा। मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा अजय। तुमने जो भी किया है राठौर, उसका तुम्हें सूद समेत जवाब मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। किया किसी ने और भरा इन्होंने। सारा किया कराया इनके दो साथीदारों का था, सुजीत और आशीष का, और उन लोगों को तो जेल भी हुई थी। बड़ी अजीब सी बात है रश्मि जी, आपके पति संदीप राठौड़ की ललित के साथ रंजिश कॉन्ट्रैक्ट अंडर कटिंग को लेकर थी, लेकिन दूसरे लोगों के साथ वो वही करते थे। कॉन्ट्रैक्ट की रकम पता करते और उससे कम कोटेशन देकर कॉन्ट्रैक्ट उठाते, जैसा कि उन्होंने राजेश सक्सेना और दिनेश बागरी के साथ किया। सर, मुझे ये बिजनेस की बातें समझ में नहीं आती। मुझे नहीं पता ये कारोबार कैसे चलाते थे। मैं तो बस हमेशा इन्हें यही कहती रहती थी कि हमारे पास जरूरत से ज्यादा है, इसमें बहुत खुशी से रह लेंगे हम जिंदगी भर। हमें किसी से दुश्मनी नहीं चाहिए, न किसी का टेंडर काटना है और न किसी का गला। सर, पिछले 4 दिनों से 4 खबरी अजय राजावत का पीछा कर रहे हैं, उसके फोन रिकॉर्ड्स की बाल की खाल कर रहे हैं, लेकिन संदीप राठौड़ मर्डर केस से उसका कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा। सुपारी की दुनिया की कोई खबर, शूटर्स के बारे में कोई ना कोई खबर मिल जानी चाहिए थी। अभी तक कोई खबर नहीं है। और उसके तीनों दोस्त जयदीप कोठारी, लक्ष्मण सकलानी और उज्जवल पांडे, तीनों का भी कोई लिंक नहीं बन पा रहा। इतना साफ सुथरा बना, सस्पेक्ट कई हैं लेकिन एक भी सुराग, एक भी सबूत नहीं मिल रहा है। हो क्या रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई परफेक्ट मर्डर आदम का है हमारे सामने? नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। कोई ना कोई सुराग, एक सिंगल लीड तो मिलनी चाहिए। कुदरत का नियम है। सर, मैं इसे सुराग कहूँ या क्या, लेकिन मैं 7 साल पहले की ललित राजावत की मर्डर केस चार्जशीट पढ़ रहा था, उसमें लोगों के बयान पढ़ रहा था, तो ऐसा लगा जैसे संदीप राठौड़ मर्डर केस की चार्जशीट पढ़ रहा है। मतलब सर, दोनों केसेस की चार्जशीट में लोगों के बयान लगभग मिलते जुलते थे। सर, कुछ खटक रहा है। हरीश, मैं जरा चाय पी कर आता हूँ। ठीक, तुम पियोगे? नहीं साहब, आप पी लो। हाँ, आज लेट हो गया। हाँ, थोड़ा काम था। एक बढ़िया सी कड़क सी चाय पिला। जी साहब, अभी पिला। ललित को भी चाय की टपरी पर ऐसे ही ठोक दिया गया था। उसके शूटर्स उसका कई दिनों से पीछा कर रहे थे, और उन शूटर्स को आशीष सबरवाल और सुजीत पुरी ने किराए पर लिया था। जी सर। और अब संदीप को भी चाय पीते वक्त शूट किया गया है। इत्तेफाक भी तो हो सकता है। हम पहले से देखते आए हैं कि शूटर्स अपने शिकार की डिटेल्ड स्टडी करते हैं और फिर उस जगह पर अटैक करते हैं जहां पर उसे मारना सबसे ज्यादा आसान। राइट सर। सर, ये ललित राजावत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। क्या रिपोर्ट में? सर, ललित के बदन से काफी गोलियां निकाली गई और ठीक संदीप की तरह ही एक गोली ललित के भी सीने को चीरती हुई चली गई। सारे सबूत अजय राजावत की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ हमारे पास एक भी सबूत नहीं है सर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि संदीप राठौड़ के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला था, तो अजय राजावत ने भी वैसी ही प्लानिंग की ताकि उसके खिलाफ भी कोई सबूत ना मिले? लग तो ऐसे ही रहा है सर, लेकिन हमने अजय की सारी मूवमेंट्स ट्रैक करी, उसके फोन रिकॉर्ड्स पर कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि संदीप राठौड़ मर्डर केस में अजय राजावत मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड चाहे जितना भी मास्टर प्लान बना ले, लेकिन कोई ना कोई उसकी टीम से टूटेगा जरूर। संदीप की जिंदगी खत्म हो गई थी, छीन ली गई थी, लेकिन इस केस से जुड़े सभी लोगों की जिंदगियां फिर से शुरू हो गई। सारे संदिग्ध खुलेआम घूम रहे थे क्योंकि उन्हें इस कत्ल से जोड़ने वाली कोई भी तार पुलिस के हाथ नहीं लग रही थी। पर तनाव बिजली की तरह हर किसी में दौड़ रहा था। किसी भी वक्त यह सर्किट शॉर्ट होने की देर थी।
दूसरी तरफ आका के सिपाहियों में भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, प्रेशर बनता जा रहा था। भाई जी, अब तो मामला पूरी तरह दब गया है, माहौल भी शांत हो गया। कब तक मेरे लड़के यूं ही अंडरग्राउंड रहेंगे भाई जी? वफादार से वफादार कुत्ता भी भूखे पेट अपने मालिक पर भौंकी देता है, काट भी सकता है भाई जी। भाई जी, बस अब लक्ष्मी जी के दर्शन करवा ही दो। जैसे कोई बल्ब अचानक से जल पड़ता है, वैसे ही ये केस भी एकदम से हल हो गया। इतने इलेक्ट्रिक माहौल में अचानक पुलिस के हाथ एक खुली तार लग गई, जिसे छेड़ते ही इस साजिश का पूरा सर्किट एकदम सामने आ गया। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की इंडस्ट्री में छिड़ी इस गैंग वॉर की आखिरकार अर्थिंग हो ही गई। 2 सपोले के लॉज में बिल बनाकर बैठे हैं, सुना अंडरग्राउंड थे, दाना पानी खत्म हो गया तो अपने ही मालिकों को डसने की धमकी दे रहे हैं, रोकड़ा मांग रहे हैं, वो भी मोटा। तो अब सपोलो का नाम बताने का क्या लेगा? और लॉज का भी तो कोई नाम होगा। क्या बोले? शाम को बुलाएं, हाईवे के पास कोई खंडर होते। उन्हें बोल दो कि बातों से काम ना चलेगा, हथेली पे पैसा रखें, पैसा। अच्छी बात के लिए तो बुलाएं। अगर पैसा ना दे तो? ना दे तो देखते हैं। अगर हमें पैसा नहीं मिला ना तो हम कुछ न कुछ कर जरूर देंगे। हम धंधा कर रहे हैं, मजाक ना। एक है सोहेल मिर्जा और दूसरा इमरान शेख, दोनों ही छठे हुए हिस्ट्री शीटर है। कौन सा लॉज? अवस्थी लॉज सर। उठवाएं सर? अभी नहीं, अपने 4 आदमी सिविल में लगा दो, साया बना दो। हमें इस साजिश की तह तक पहुंचना है। पता तो करें कि इन सपोलों को दूध कौन पिला रहा है। हेडलाइट्स ऑफ करके फॉलो करो। अगर जरूरत पड़े तो सिर्फ टांगों पे गोली चलाना। मुझे दोनों जिंदा चाहिए, बोलने की हालत में। फैल जाओ। पवन भाई, आज दिल मत दुखाना, आज फुल एंड फाइनल ही कर डालो। वो आ रहा है, थोड़ा इंतजार और कर लो। ये तो हजरत राजावत की गाड़ी है। भाई जी, आप तो हमको भूल ही गए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन हर एक चीज का एक टाइम होता है। तो शुक्रिया। बस जरा भी हिले तो यहीं ठोक डालेंगे और सब कुछ साफ साफ सबके सामने होगा। अजय राजावत का ड्राइवर हरीश सुपारी की रकम अदा करने आया था, वो सुपारी जो संदीप राठौड़ के नाम निकली थी। लेकिन क्या अजय राजावत ही वो असली मास्टरमाइंड था? शायद हाँ, क्योंकि उसके पास संदीप राठौड़ को मारने का काफी तगड़ा कारण तो था, लेकिन क्या इस तगड़े कारण का कोई तगड़ा इस्तेमाल कर रहा था? इस केस की शॉकिंग सच्चाई बिजली के शॉक की तरह आगे बढ़ रही थी और ऐसा झटका दे गई जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। साहब, मैंने ही संदीप राठौड़ का कत्ल करवाया साहब, क्योंकि उसने मेरे ललित साहब को मार डाला। ललित साहब मेरे लिए पिता से बनते साहब। तू एक प्लास्टिक कम हो रहा है,
जिसे हमारे सामने रखा जा रहा है, लेकिन इतनी सस्ती शतरंज हम नहीं खेलते। और जल्दी से यह बता कि पवन को सुपारी किसने दी थी? मैंने दी साहब, मैंने दी, यकीन मानिए मेरा। साहब मुझे सुपारी हरीश ने दी थी। अब किसकी तरफ से दी थी ये मैं क्यों पूछता साहब? धंधे के उसूलों के खिलाफ है। बड़ा ही सच्चा, ईमानदार और होनहार हत्यारा है बे तू। हाँ? चल मान लेते हैं हरीश ने ही तुझे सुपारी दी, तो उसने तुझे क्या बोला? साहब बोला संदीप राठौड़ को ऊपर पहुंचाना है। बस हमने 2 हफ्ते उस पर नजर रखी, जब सही लगा उस पर गोलियां दाग दी। वहां पर तो तेरे 3 आदमी पहले से ही मौजूद थे ना, उज्जवल पांडे, जयदीप कोठारी, लक्ष्मण सकलानी। ये तीनों थे या फिर इनमें से कोई 2? बोल जल्दी। साहब इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ये नाम मैंने पहली बार सुना है साहब, कसम से। सब हम लोग आंखों पे पट्टी बांध के काम करते हैं, शिकार के अलावा हमें कछु नजर नहीं आता। साहब जब वो आप नाम बोले ना, संदीप राठौड़, पवन भाई बस उसका फोटो दिखाया और जगह दिखा दी और बोले कि दाग दो गोलियां। एक फरमाइश भी की थी साहब। कैसी फरमाइश? साहब वो फरमाइश थी कि बाकी गोलियां कहीं भी लगे, पर एक गोली छाती को चीर के जरूर जानी चाहिए। गोलियां कहीं भी चलाओ, कितनी भी चलाओ, पर एक गोली सीना पार करनी चाहिए। साहब हरीश ने जो बोला वैसा मैंने किया। अब मुझे क्या मालूम उसके सीने में गोली क्यों दागनी थी। मेरे ललित सेठ के सीने में गोली मार दी थी साहब, सीने में इधर, दिल के आर पार गई थी गोली साहब। तो संदीप राठौड़ के सीने में ही गोली लगनी थी ना साहब, और कुछ हो ही नहीं सकता था। गोलियां चाहे जितनी भी बरसाओ, एक गोली सीने के आर पार होनी चाहिए। याद रहे, सीना। तेरे पैकेट से 4 लाख रुपए मिले। 4 लाख की सुपारी दी थी। एक ड्राइवर 4 लाख की सुपारी देता है? हाँ? मेरी 7 साल की कमाई है साहब, जिंदगी की सारी पूंजी लगा दी मैंने साहब। ललित साहब के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं, और मैं संदीप राठौड़ के हत्यारे तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। इसलिए वफादारी वाला राग लापना बंद कर और सच्चाई का गाना शुरू कर, नहीं तो जिंदगी भर उंगलियों से इशारे में बात करेगा। साहब मैं सच बोल रहा हूं साहब, सच बोल रहा हूं। अभी सच बोलना तूने शुरू कहां किया है? क्योंकि अभी तक हम शुरू नहीं हुए। चल अब बोल, संदीप राठौड़ की सुपारी अजय राजावत के कहने पर दी गई या फिर कोई और है जो अजय राजावत का नाम और संदीप राठौड़ से उसकी दुश्मनी का इस्तेमाल कर रहा है? लगता है सच्चाई बोल रही है इसके पेट में। तेजाब डालो साले के पेट में थोड़ा। मुझे आधे घंटे में इसके मुंह से इसके बाप का नाम सुनना। ऐसा तो होता नहीं है कि कोई इतना बड़ा इल्जाम ऐसे ही अपने सर पर ले ले, वो भी एक मामूली सा ड्राइवर। अजय राजावत, हमने हरीश को बहुत अच्छे से धोया, बहुत अच्छे से भरता बनाया उसका, और वो रायते की तरह फैल गया। सब कुछ उगल दिया है उसने। यस, हाँ, हरीश मेरा मोरा था। मुझे संदीप राठौर को ठीक वैसे मरवाना था जैसे उसने मेरे ललित भाई साहब को मरवाया था। संदीप राठौर के सीने में गोली मारना जरूरी था। मैंने वही किया। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने मेरे भाई साहब को रात के अंधेरे में मारा और मैंने उससे दिन दहाड़े। मुझे ये बात कभी हजम ही नहीं हुई कि आशीष सब्बरवाल और सुजीत पुरी ने मेरे भाई साहब को मारने का प्लान बनाया। अरे औकात ही नहीं थी उनकी। ये सारा प्लान संदीप राठौर का बनाया हुआ था और बाद में उसने उन दोनों को जुर्म अपने सर लेने के लिए मजबूर किया। ठीक वैसे ही जैसे तुमने अपने वफादार ड्राइवर हरीश को मजबूर किया, है ना? जुर्म को इस जमीन का टुकड़ा नहीं है कि किसी के नाम पर भी कर दिया। ये जिसकी करनी होती है उसी को भरनी होती है। गुनहगार को एक ना एक दिन सामने आना ही होता है या फिर नाक में नकेल डालकर घसीटना पड़ता है। मैं सीना ठोक कर कहता हूं, संदीप राठौर को मैंने मरवाया है और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। पकड़े जाने के बाद सीना ठोकना कायरों का काम होता है अजय राजावत। जिस गोली ने तुम्हारे भाई ललित राजावत का सीना चीरा, जिस गोली से तुमने संदीप राठौर पर पलटवार किया, वो गोली अभी भी हवा में घूम रही है। और पता है अब उसका निशाना कौन होगा? तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी आने वाली नस्ल।
वो गोली अब तुम्हारे दिल के आर पार होगी अजय राजावत, और खून की जगह आंसू बहेंगे, लाचारी के आंसू, शर्म के आंसू। अजय ने इतने सालों तक इतनी नफरत पाल के रखी अपने दिल में कि संदीप तो गए थे उसके पास सुलह करने, माफी मांगने। पुलिस कह रही है कि अजय अभी भी यही मानता है कि ललित की हत्या संदीप ने ही की है। पता नहीं क्या सच है और क्या झूठ। होता है, बिजनेस में अक्सर होता है। ये कंपटीशन को दूर करने के चक्कर में कॉम्पिटिटर को ही दूर कर देते हैं। लेकिन धमकियां वगैरह देना तो करता कोई और है, भरता कोई और। पुलिस भी हम तीनों को ही जिम्मेदार मान रही। अजय राजावत भी ललित की हत्या का जिम्मेदार संदीप को मान रहा था। क्यों? क्योंकि संदीप ने ललित को जान से मारने की धमकी दी, जबकि ललित का हत्यारा कोई और ही था। यार मैं भी इतने दिनों से डर के जी रहा था, सिर्फ इसलिए कि कत्ल से पहले इत्तेफाकन यहाँ से वहाँ फोन करने गया मैं। क्या पता यहाँ बैठा होता तो मैं जिंदा नहीं बचता। इस कत्ल को अंजाम देने और इस साजिश को बनाए रखने वाला हर शख्स कानून की हिरासत में आ गया। जुर्म कभी सफल नहीं होता, किसी भी रूप में नहीं होता। ना तो ललित राजावत के कत्ल के केस में हो पाया और ना ही संदीप राठौड़ के मर्डर में हुआ। आशीष सबरवाल और सुजीत पुरी पहले से ही ललित राजावत के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा काट रहे थे और अब अजय राजावत, पवन, इमरान और सोहेल पर कत्ल का मुकदमा चलेगा। इन सभी को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के लिए और धारा 120B के तहत आपराधिक षड्यंत्र के लिए गिरफ्तार किया गया है। अतीत में किया गया कत्ल बिजनेस में कंपटीशन से बचने के लिए किया गया था और वर्तमान का ये दूसरा कत्ल अतीत में हुए कत्ल का बदला लेने के लिए किया गया था। बदले की भावना ने किसका क्या भला किया? बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाने के डर से किसका फायदा हुआ? चोरी और बेईमानी की सीढ़ियां चढ़कर कोई भी शख्स सिर्फ एक झूठे महल तक पहुंच सकता है जिसकी बुनियाद बेहद खोखली होती है और उस ऊंचाई से बहुत जल्दी गिर जाना तय होता है। यदि कोई आपकी लकीर से और लंबी लकीर बनाए तो आप अपनी मेहनत से अपनी ही लकीर को और लंबी बनाएं। किसी से कंपटीशन ना करें और जो बन पाता है उसमें खुश रहें, लेकिन किसी और की लकीर को काट कर अपनी लकीर को लंबी साबित करना यह सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि बेवकूफी भी है। अगर हम किसी भी फैक्ट्री या ऑफिस में जाएंगे तो वहां पर आदर्शवादी तस्वीरें और कहावतें हमें दीवारों पर सजी हुई मिलेंगी, लेकिन जरूरत यह है कि मालिक से लेकर मैनेजर तक और मैनेजर से लेकर कामगार तक हर कोई उन कहावतों को गंभीरता से ले और उन्हें अपने जीवन में लागू करे। और आइए अब देखते हैं हमारा आज का दूसरा केस।
कैसे सचिन? हम ठीक है अनिरुद्ध काका, बताइए कैसा ना हुआ? यार एक तो तुम ये हमको काका काका बोलना बंद करो। हम तुम्हारे काका नहीं है, बाबूजी हैं तुम्हें। तुम हमको पापा बोला करो। आप हमारे पापा नहीं काका जी। बताइए क्या काम है, यहाँ क्यों आए आप? हमारे हॉस्टल? हम तुमको लेने आए। कल और परसों तुम्हारी छुट्टी है ना? छुट्टी तो है, लेकिन इस हफ्ते हम घर नहीं जा रहे, हमारे इम्तहान है। अम्मा जी को बता दिया हमने सब, अगले हफ्ते वो हमका लेने भी आ रही है। अरे लेकिन तुम पढ़ाई घर पे भी कर सकते हो ना। घर वालों से मिलोगे तो बात करोगे, उनको अच्छा लगेगा और तुमको भी अच्छा लगेगा। एक काम करो, चलो सामान बांधो। ये डब्बा रख लो। अगला हफ्ता हम और सिर्फ हम आएंगे तुम्हें लेने। सुनो, हमरा अलावा अगर कोनो और आदमी आया तुम्हें लेने तो जाने का कोनो जरूरत नहीं है, समझे ना? अम्मा जी ये बात आप हमको 4 बार बता ही चुकी है और हम 4 बार समझ भी चुके हैं। अजीत भैया आप जाइएगा ना सचिन के हॉस्टल, वो तो आपके जगह से ज़्यादा दूर नहीं है। तुम कोनो बात का चिंता मत करो गीता, हम बराबर खबर लेते रहेंगे सचिन का। वैसे भी जो हॉस्टल है ना बहुत बढ़िया है। वही तो हम इनको समझावत रहे अम्मा जी को मामा जी, लेकिन इनको तो बस फिक्र करने का कोनो बहाना चाहिए। हम भी चलेंगे सचिन भैया को छोड़ने, फिर मामा जी हमें पूरा शहर घुमाएंगे। जरूर घुमाएंगे। अरे नहीं नहीं, तुमने मामा जी को बहुत ही तकलीफ होगी तुम दोनों को यहाँ छोड़ जाने में, और वो तो अपने घरे जाएंगे ना। और देखो बच्चियों, जब हम अगली दफा आएंगे ना तो तुम दोनों को खास तौर पर ले चलेंगे शहर घुमाने के लिए। और हम जब अगली बार आएंगे ना तुम दोनों के लिए चॉकलेट ले आएंगे। हमरे लिए 2, हमरे लिए 3, दोनों के लिए 4-4। खुश? लेकिन हे बाबू, एक को बात का ध्यान रखना, अकेले कबो नहीं आओगे तुम, हमरे संग आओगे। हम आएंगे तुम्हें लेने, का समझे? नहीं अनिरुद्ध काका, हम आपके साथ नहीं चल रहे। अरे लेकिन तुम्हें अम्मा खुद चाहती है कि तुम्हारे साथ चलो, उनको अच्छा लगेगा। हमारे पास मोबाइल है काका, और अम्मा जी के पास हमारा नंबर भी। अगर वो चाहती कि हम आपके साथ आए वो हमका जरूर बताते। अरे चलो, देवी का पूजा सब देख के तुमको खुश हो जाएगा लोग। काका जी आप यहाँ से जाइए, हम आपके साथ भी आ रहे हैं। जब बात आती है अपने बच्चों की सुरक्षा की, तो हर मां के अंदर एक कुदरती अंतर्ज्ञान होता है, आभास होता है, एक इंट्यूशन होती है। और इसी की वजह से सचिन की मां गीता ने उसे बार बार चौकन्ना किया था कि वो किसी और के साथ हॉस्टल से बाहर ना जाए। सचिन ने इस बात पर अमल तो किया, लेकिन उसने अपनी मां को यह नहीं बताया कि अनिरुद्ध उससे मिलने आया था। कौन था ये सचिन का अनिरुद्ध काका? ये शख्स दरअसल सचिन की मां गीता का दूसरा पति था। अनिरुद्ध गुप्ता और उसके छोटे भाई सुजीत गुप्ता ने मिलकर सचिन को लेकर एक साजिश रची थी। दुर्भाग्यवश सचिन को इस बात को लेकर कोई आभास नहीं हुआ, इंट्यूशन काम नहीं कर पाई। चाचा 1 मिनट देखना जरा, आते हैं। बहुत समझाया यार, ससुरा मान नहीं रहा। माने घर में 3 ही आदमी होगा, गीता, देविका और पूजा। सुनो लड़कियों, स्कूल से सीधा घर आना है। अम्मा हमको भी अभी सचिन भैया की तरह हॉस्टल काहे नहीं भेजती? हमका नहीं जाना हॉस्टल। तुम दोनों फिजूल की बात लेकर बैठ गई। जब भेजना होगा तब भेज देंगे हॉस्टल, समझी? अब चलो, स्कूल के लिए देरी हो रहा है, चलो भागो यहाँ से। भैया पहले इन तीनों को ही मार देते हैं, आसान होगा। एक औरत है, 2 बच्ची है। और सचिन हुआ उसका कैसे करेगा? बचना नहीं चाहिए बे। तो 1 हफ्ता बाद घर आ रहा है ना। अरे लेकिन चारों का मरना बहुत जरूरी है बे। ठीक है पहले इन तीनों को मार देते हैं, फिर उसका देखते हैं बाद में। ठीक है, उसके तुरंत बाद सचिन का नंबर लगा देना, लेकिन याद रखना हमारा नाम नहीं आना चाहिए बे। यशवंत है ना? हाँ, यशवंत। कैसी हो गीता? बस ठीक है यशवंत भैया। ओ, अपना सचिन ठीक ठाक है ना नया हॉस्टल में?
जी अभी तक तो सभी कुछ ठीक ही चल रहा है। अब बहुत दूर का फिक्र मत किया करो, एक एक दिन बढ़िया से कट जाए ना, वही ठीक है। हाँ चलते हैं। भैया वो यशवंत के ऊपर इल्ज़ाम लगाना आपका जिम्मा है, अपना तय हुआ था बात। वो हम देख लेंगे। तुम्हारी प्लानिंग क्या है, मतलब कैसा करोगे? मंदिर का आखिरी आरती शुरू होता है शाम 8 बजे, 8:30 तक चलता है और वो आरती का शोर इतना होता है कि कुछ सुनाई नहीं देता है। घर में चाहे कितना भी चिल्ला लें, गीता पूजा और देवी का कुछ सुनाई नहीं देने वाला है। बस 8 से 8:30 बजे के बीच हम घर में घुसेंगे और तीनों को मार देंगे, वो जिम्मा हमारा है। अरे लेकिन यशवंत वो तो बगले में रहता है ना, चिल्ला चिल्ले होगा तो उसका पता नहीं चलेगा। अरे हम खुद मुआयना किए हैं भैया, वो आरती के शोर में कुछ सुनाई नहीं देता है, कुछ सुनाई नहीं देता है। हम खुद चिल्ला चिल्ला कर देखे हैं। ऐसे शुभ काम में देरी का है, तुम जाओ तीनों का काम लगाओ, बाकी यशवंत को हम संभाल लेंगे। ऐसा फंसाएंगे ना ससुरे को कि बच नहीं पाएगा। और सुनो, उसके बाद सचिनवा को मारना बहुत ज़रूरी है। हाँ 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 करना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है, चारों का काम तमाम करना पड़ेगा। अनिरुद्ध गुप्ता अपनी पत्नी गीता मंडल और गीता की पहली शादी से 3 बच्चे सचिन, देविका और पूजा, इन चारों के कत्ल की साजिश कर रहा था और उसका साथ दे रहा था उसका छोटा भाई सुजीत गुप्ता। आखिरकार ये गुप्ता बंधु ये नरसंहार क्यों करना चाहते थे और गीता के पड़ोसी यशवंत मंडल पर झूठा इल्जाम लगाने का प्लान क्यों बना रहे थे? फिर जा रहे उस बला के पास? ये गीता तुम्हें बर्बाद कर देगी। हम अपने काम से जा रहे बाबूजी। काम से तो आ ही रहे हो ना बाबू, कहे देते हैं हम। वो औरत या के चक्कर में पड़े ना तो सच में काम से जाओगे, कहीं के ना रहोगे। अब फिर से भाषण सुनाना जरूरी है क्या? हम कोनो दूध पीते बच्चे नहीं हैं जो हर रोज इस घर में हमसे सवाल किया जाता है। सवाल तो एक ही है बेटा, अगर तुम अपने जिद पे अड़े रहे और उस 3 बच्चन के अम्मा से ब्याह किए तो एक बात जान लो, हमारे घर से, हमारी जमीन से और हमारे बचत का एक कोई हिस्सा नहीं पाओगे तुम। तो हम कहाँ करें कि हम उससे शादी करने जा रहे हैं? ये तो आप खुद जिद पकड़ के बैठे मुझसे शादी करना चाहते हैं। अब हम करें तो करें, क्या करें बताइए? हम बताते हैं क्या करें। मेहरबानी करके वो औरतिया के चक्कर में पड़ना छोड़ो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सारा रिश्ता नाता खत्म करो। अब फिर से भाषण सुनने की हिम्मत नहीं है हमारा। हम जा रहे अपने काम से, हमको आने में देर होगा, आप लोग खाना वाना खा लीजिएगा। कभी ऐसा ही कर दो। आरती शुरू होने से 15 मिनट बाकी है। हाँ, लेकिन यशवंत के घर से गीता के घर जाने में 15 मिनट तो लग ही जाएगा। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारा यहीं पे इंतजार करेंगे। तुम जाओ, तीनों का काम खत्म करो। ठीक है, जाओ। देविका आजा बेटा, खाना लगा दे। आई अम्मा। क्या रही पूजा, सीख कुछ अपनी देविका दीदी से। आजा हाथ बटा, खाना खाएंगे सब साथ में।
गीता और उसकी दो बेटियों देविका और पूजा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन पर किसी भी तरह का हमला हो सकता है। यशवंत मंडल, गीता के मरहूम पति का बड़ा भाई, भी इस बात से बिल्कुल अनजान था कि इस मास मर्डर में उसे फंसाने की साजिश रची जा चुकी थी। पर यह साजिश रची क्यों जा रही थी? इस भयंकर जुर्म से क्या हासिल होने की अपेक्षा थी? क्या ये दोनों भाई अनिरुद्ध और सुजीत अपने कातिलाना इरादों को अंजाम दे पाएंगे? क्या मकसद था एक पूरे परिवार को मार डालने का? सवाल पर सवाल उठ रहे थे। और दूसरी तरफ था गीता का बेटा सचिन। गीता और दोनों बेटियों के कत्ल के बाद सचिन को भी तुरंत साफ कर देने का प्लान बना लिया गया था। क्या ये प्लान कामयाब हुए? और अगर हुए तो किस हद तक? कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में हम देखेंगे इन विचित्र रिश्तों की कहानी जो मासूमों के खून से लिखी जाने वाली थी। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.